नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान के साथ ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। 2024 के राजीव क्वेश्चन बैंक के साथ चलिए पर डे की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन के साथ। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजीव क्वेश्चन बैंक में अति महत्वपूर्ण है, उन पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। तो चलें पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है वह मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह ध्यान दीजिएगा कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। मानव को अधिकार मिलना शुरू हुआ और मानव को यह अधिकार मिलने का सिलसिला अगर आप देखेंगे तो कि विश्व के मंच पर अगर कोई देश पर नजर रखेंगे तो कोई देश अगर अपने नागरिकों को अधिकार दे रहा है तो बच्चों यहां तो वह चीजें नहीं लिखी गई, लेकिन यह याद रखिए वह देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन की शासन सत्ता के द्वारा पहली बार अपने नागरिकों को अधिकार देने की बात कहता है, जिसे पूरे विश्व के अंदर कहा जाए प्रथम मैग्ना कार्टा 1215 में। कल्पना कीजिए 1215 में ब्रिटेन की शासन सत्ता ने प्रथम बार अपने नागरिकों को सम्राट के द्वारा उनके अधिकारों की घोषणा की गई। और बाद में देखेंगे कि अमेरिका में भी 1789 में संविधान के बनने के बाद 10वें संशोधन के द्वारा वहां भी अपने नागरिकों को अधिकार दिया गया। कहने का मतलब मनुष्य की मनुष्यता का संरक्षण हो सके, मानव जीवन को उसका अधिकार हो, उसे सुरक्षा मिले, उसे किसी के द्वारा छीना न जाए। यह चलता गया और चलते चलते आज दुनिया का प्रत्येक देश के में अगर देखा जाए तो प्रत्येक देशों में अपने नागरिकों के लिए चिन्हित कर दिया गया है कि इन्हें एक देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक नागरिकों को ये अधिकार मिले हैं। भारत में भी देखा जाए तो भारत में भी संविधान लागू होने के समय भारत में 6 प्रकार के यह अधिकार मिले हैं एक नागरिक होने के नाते, जिसे मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। तो आज दुनिया के तमाम देशों में, अब यहां प्रश्न आपका क्या है बच्चों, इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भी हम लोग यहां पर चर्चा करने आए हैं। यह तो एक सिलसिला है इतिहास अधिकार के लिए, और अधिकार इसलिए जरूरत है कि अधिकार के बिना किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी भी राष्ट्र के नागरिक के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अगर उसे अपनेपन से रूबरू कराना है तो उसे उस संस्था हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, उसे उसके साथ उसके अधिकार से जोड़ना होगा। तो मानव अधिकार पर हम पहले प्रश्न को लेकर के चलते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, लगाइएगा कि पहला प्रश्न आपका है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब मनाया जा रहा है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो क्लियर है, उत्तर है ही है। राजीव क्वेश्चन पब्लिकेशन में महत्वपूर्ण के साथ व्याख्या सहित आपको बेहतरीन उत्तर दिए गए हैं। तो 10 दिसंबर में मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार करें तो दूसरा प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब की गई? क्या कहा है प्रश्न? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना क्यों की गई? एक चीज सामान्य सा प्रश्न बात है
कि मानव जीवन की शैली जैसे जैसे अक्सर आगे बढ़ती है, अपने जीवन की शुरुआत एक परिवार से होते हुए समुदाय, समुदाय से होते हुए छोटे छोटे नगर, नगरों से होते हुए राज्य की तरफ बढ़ता है और राज्य से बढ़ते बढ़ते आज अंतरराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब इसका जुड़ाव जो हो रहा है, अगर हम देखें कि परिवार के बीच में रहा, तब भी उसके लिए प्रथम पीढ़ी थी सुरक्षा, आत्म भोजन, अपनी आवश्यकता। सुरक्षा और आवश्यकता महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जो मानव के बीच में नजदीकियां ला देता है। आवश्यकता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इस सुरक्षा के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं, यह मानव को एक दूसरे के समीप लाता है और इसी आवश्यकताओं की खोज के लिए बच्चों मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह एक मनोवृत्त बनता है, बढ़ता जाता है। कभी यही व्यापार एक परिवार से दूसरे परिवार, लेन देन एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी से विस्तृत होते हुए एक मार्केट से दूसरे मार्केट से, एक जिले से दूसरे जिले में बढ़ता गया और आज विश्व व्यापार का जो दायरा है, दुनिया में हर संभव चीजें जो भी हैं एक देश से दूसरे देश से ढंग से मिल रही, जैसे लगता है कि इस देश की ही उपज है। और हर विषय वस्तु पर देखा जाए, चाहे जिस देश का उत्पादन हो, हर देश में वो पहुंच रहा है, हर देश के लोग उसको खरीद रहे हैं, यहां का उत्पादन वहां जा रहा है। तो आवश्यकता और सुरक्षा मानव के जीवन में जो आया, यह आमूलचूल परिवर्तन किया और इसी आमूलचूल परिवर्तन के अंतर्गत एक विश्व व्यापार संगठन, शर्तों के साथ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। और इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हो रही है? यह हो रही है प्रिय बच्चों, कब? 1995 ईस्वी में। कब की जा रही है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की जा रही है? 1995 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब की जा रही है? 1995 में के अंतर्गत। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? 1785 में सूत काटने की जो मशीन आई, सबसे पहले उस मशीन को किसने बनाया, उसका आविष्कार किसने किया? तो उसके आविष्कारक थे हारग्रीव्स। तो उसके सूत काटने वाली मशीन के आविष्कारक कौन थे? हारग्रीव्स। कौन थे? हारग्रीव्स। तो उत्तर आपके साथ लगा हुआ है। तो प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लियर हो गया, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व व्यापार संगठन आवश्यकताओं, जिसका अगर देखा जाए तो जिनेवा में 1985, 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन के आविष्कार किया था हारग्रीव्स महोदय ने। कौन किया था? हारग्रीव्स महोदय के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो चलें अगले प्रश्नों पर हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष शुरू हुआ? और आर्थिक महामंदी का दशक ही 1930 का दशक आर्थिक महामंदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत बच्चों 1929 के अंतर्गत आई, जहां काफी कहा जाए कि वस्तुओं पर एक आर्थिक बोझ पड़ा। तो आर्थिक महामंदी का दशक का प्रारंभ अगर होता है तो कब हो रहा है? तो यह का प्रारंभ हो रहा है 1929। ऐसे प्रश्न बिल्कुल बड़े, अगर आप दीर्घ और
कहा जाए कि 3 प्रकार के प्रश्नों में जो पहला विकल्प अति लघुत्तरी, लघुत्तरी के प्रश्नों में आपको दिखा वर्णनात्मक जो मिलता है अब देखने को, वर्णनात्मक क्वेश्चनों में 2 प्रकार के क्वेश्चन, एक 4 नंबर और एक 6 नंबर के आते हैं। तो आर्थिक महामंदी का पूरा क्वेश्चन आपसे वहां पूछा जाएगा, जिसकी डिटेल में हम चर्चा पुनः करेंगे। तो आर्थिक महामंदी का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो पहले याद रखिएगा यह 1929 में, जिसे 1930 के दशक को हम आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है। तो कब हो रही है? 1929 में, जिसे आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है। तो 1929 में आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है। भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता? क्या लिखा है? भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? बच्चों जरूर याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या, भारत की गरीबी और एक यहां का श्रमिक, यहां का मजदूर कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार रहता था। और जब कम वेतन पर हमें मजदूर मिलेंगे तो उन्हें बहुत सारे लोग कम पैसे पर अगर हमें कार्य करने वाले मिलेंगे तो उन्हें हमें अन्य देशों में भी ले जाने के देश के लोग भी इच्छुक होंगे ले जाने के लिए। तो यहां जनसंख्या का जो था बहाव और जो गरीबी थी, यहां कम पैसे पर भी श्रमिक लोग, मजदूर लोग उपलब्ध थे और इसका लाभ लेते हुए इन्हें अन्य देशों में भी ले जाया जाता था। तो भारत में जो अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था उस समय? तो ये तमाम यहाँ के मजदूर अन्य देशों में गए, जैसे कहा जाए मॉरिशस। आज भी देखिए मॉरिशस के प्रमुख भारतीय मूल के कहे जाते हैं और अक्सर बनते हैं, फिजी में भी हैं, सीलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम। तो कहा जा सकता है, कहते हैं कि हमारे यहाँ के मजदूर, अनुबंधित मजदूर जो थे, वो कहाँ कहाँ किन देशों में ले जाया जाता था, वो कहाँ कहाँ यहाँ भी ले जाया जाता था। यहाँ भी सीलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, त्रिनिदाद और सूरीनाम में, अर्थात इन तमाम देशों में लोग जाते थे, इनको ले जाया जाता था। तो यहां का जो प्रश्न होगा बच्चों, क्या होगा? यहां का प्रश्न होगा कि यहां के अनुबंधित मजदूर इन सारे देशों में ले जाए जाते थे। तो यहां का उत्तर आपका क्या होगा? उक्त सभी। क्या होगा? उक्त सभी। अगला प्रश्न पर विचार करिए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर था, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। बच्चों रिंडरपेस्ट तो सत्य है कि बीमारी थी। रिंडरपेस्ट क्या थी? एक बीमारी थी। और वह बीमारी थी क्या? यह पशुओं के पर होने वाली एक बीमारी थी जो एशियाई देशों से, औपनिवेशिक शासन के दौरान एशियाई देशों से यह पशुओं पर लगने वाली, पशुओं के पर होने वाली बीमारी थी। एशियाई देशों से धीरे धीरे अफ्रीकी देशों में प्रवेश की। कहां चले गए? एशियाई से औपनिवेशिक देशों से विकसित देशों के द्वारा कहा जा सकता है, इसे कहां पहुंचा दिया गया? अफ्रीकी देशों पर। और अफ्रीकी देशों के पर पहुंचाने का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीकी देश की जो व्यवस्थाएं गरीब, मजदूर और असामान्य लोगों पर अर्थव्यवस्था निर्भर थी, वो पशुओं पर निर्भर थी।
और पशुओं पर में यह बीमारी उत्पन्न हो जाने के नाते वहां की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल होने लगी। उनके साधन का प्रमुख अंग जो पशु हुआ करते थे, आज रिंडरपेस्ट की बीमारी से आहत होते हुए उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो यह विदेशी उपनिवेशों का जो स्वरूप आया, जो अब एशियाई एशियाई आदि देशों से होते हुए बीमारी कहां पहुंची, अफ्रीकी देशों में पशुओं पर इस ढंग से आघात पहुंचाया कि वहां की पूरी व्यवस्था, सामान्य मिडिल और निम्न वर्गों की व्यवस्थाओं को पूरा चकनाचूर कर दिया। करने का मतलब अर्थव्यवस्था पूरी थी चरमरा गई। तो यहाँ सिर्फ आप यहाँ देखिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी इसकी लंबी व्याख्या जरूर मिलेगी। वह आते रहते हैं प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरी के लघु में जाएंगे, लघु के दीर्घ में जाएंगे, वह शब्दों का प्रयोग होगा कि उसके लंबे प्रश्न किए जाएंगे, इसके शॉर्टकट। तो यहां पर क्या होगा, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था, तो आप क्या बताओगे, यह जानवरों पर आई थी। लेकिन यह न भूलना कि यह जानवरों पर आई हुई जानवर नहीं थे, खेल नहीं, एक घटना नहीं, बल्कि जानवरों पर छाने वाली एक बीमारी थी। लेकिन आज जैसी एक बीमारी के रूप में ये उभरी हुई थी, जो अफ्रीका में एक तबाही को पूरी तरह से ला करके रख दिया था। तो चलें, तो हमारे यहाँ कौन कौन, आर्थिक महामंदी, एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो क्या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ होता है 1929 में। भारत के अनुबंधित मजदूर को निम्न में किन देशों में ले जाया जाता था, तो सही बात है, मॉरिशस भी ले जाए जाते थे, फिजी ले जाए जाते, सीलोन, मलाया, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, अर्थात इन तमाम देशों में इन्हें ले जाया जाता था। चलें, अफ्रीकी में रिंडरपेस्ट क्या है, तो याद रखिएगा, रिंडरपेस्ट है क्या, जानवरों पर होने वाली एक बीमारी थी। तो यहां प्रश्न के आधार पर जानवर और बीमारी दोनों न याद रखिएगा। यह पहले क्या था, ये बीमारी थी, किसके साथ किसको नुकसान पहुंचाई है, जानवरों पर नुकसान पहुंचाई। और वह देश कौन प्रभावित हुआ, ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका सबसे ज्यादा इस पर थोड़ा सा प्रभावित हुआ, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो चलें अगले प्रश्नों पर, अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। नाम से आपको बोध हुई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई क्यों, कारण क्या था। जब विश्व दो ध्रुवीकरण या युद्ध के मुहाम पर पहुंचता है, तो एक बात आती है कि यह मानव समुदाय एक ऐसे ध्रुवीकरण में, ऐसी व्यवस्था में न तब्दील हो कि मानवता ही शर्मसार हो जाए, मानवता ही खत्म हो जाए। इस बचाव के लिए विश्व के अंतर्गत यह प्रयास किया गया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो युद्ध के संभावनाओं को पूरी से खत्म करते हुए एक ऐसे संस्था का निर्माण किया जाए जहां की युद्ध की होने की संभावनाओं को छीड़ कर दिया जाए। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया। यह भी ध्यान दीजिएगा कि पूरे विश्व मंच पर देखा जाए, जब तक मानवता या किसी देश को आधार बना करके युद्ध को अंतिम मुहाम पर लगाए गए, जैसे प्रथम द्वितीय विश्व, दो विश्व ऐसे हो चुके हैं जहां मानव की अस्मिता खतरे में पड़ गई। और इस दोनों विश्व युद्ध के दौरान ये एक बात जरूर उभर कर आई कि इसे कैसे बचाया जाए,
क्योंकि आज कहीं विकास के इस चरम बिंदु पर हैं कि कोई भी देश किसी का यदि अपने पर ही आ जाए या अपने नष्ट करने की बात पर भी आ जाए तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। और नुकसान एक देश का नहीं हो, पूरे मानव जात के ऊपर यह प्रश्न है। और इसी के निदान के लिए पहले राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं यदि द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध को या रोकने के युद्ध को रोकने में नाकाम रही तो उसी के स्थान पर पुनः एक संस्था स्थापित की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य आने का था द्वितीय विश्व युद्ध। आपको याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? जहां प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से कब तक? 1914 से 18 के बीच में चली थी। वहीं दूसरी विश्व की शुरुआत कब हुई थी? 1939 से और 45 में। 1939 से 45 में दूसरी विश्व जैसी समस्या पुनः देश विश्व के अंतर्गत न उभरी और ऐसी युद्ध की संभावनाओं को छेड़ करने की ताकत रखने वाली एक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ और वह संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो प्रश्न के आधार पर बच्चों हम लोगों को याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही कब? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है कब? 1945 में। अभी हमने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे क्या था, यही मूल कारण क्या था? 1939 से लेकर 45 पर पुनः द्वितीय विश्व जैसी संभावनाएं न बने, इसके लिए ये पूरे विश्व के मंच से एक आवाज आई और सबके रूप में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है 1945 में। चलें, पहला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1914 से। कब से होता है? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ बच्चों कब से किया जा रहा है, कब तक चल रहा है? 1914 में शुरू हो रहा है और यह चल रहा है कब? 1918 तक। कब चल रहा है? 1914 से 1918 तक। इस प्रथम युद्ध का ही व्यवस्था के अंतर्गत याद रखिएगा, यही प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व पर ब्रिटेन को यह एहसास हो गया कि आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हमारा औपनिवेशिक शासन स्थापित न हो। और यही यह मंच भी आया कि पूरे विश्व के अंतर्गत ब्रिटेन को कहा जाने रहा कि ब्रिटेन एक ऐसा देश जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता, कहने भूमंडल पृथ्वी पर लगभग दक्षिण एशिया, अफ्रीका आदि महाद्वीपों पर इसका औपनिवेशिक शासन स्थापित होगा। और इसी औपनिवेशिक शासन में अंतिम में तुर्की के कमाल पाशा को पदच्युत करके खलीफा के पद को भी समाप्त किया गया था। और इस पद के समाप्त होते हुए एक और भी भारत के लिए भी अच्छा हुआ था कि जो मुसलमान अब तक अंग्रेजों के हिमायती हुआ करते थे बच्चों, वह भारत के साथ आ गए या अंग्रेजों से नफरत करने लगे। और इसका परिणाम यह हुआ, कमाल पाशा के सत्ता से पदच्युत करने का परिणाम क्या हुआ कि अली बंधुओं के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन चला दिया गया और इस खिलाफत आंदोलन का अगुवा बना दिया गया, महात्मा नेतृत्व करने की का पावर दे दिया गया किसको? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जनता में जन जागरण की भावनाओं को लाते हुए इसे नाम से परिवर्तित कर दिया और बना दिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में बड़े ही कसम्मत से पास हुआ और पास होते ही चौरी चौरा कांड के नाते समाप्त करना पड़ा। कहने का मतलब जनता का जन जागरण का अभियान जो महात्मा गांधी जब से अफ्रीका के आने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के
कहना चाहिए प्रथम विद्युत के समापन के समय लगभग 1915 में उनका आगमन, 1916-17 में उनका कार्यक्रम और 18 में समय को भांपते हुए अहमदाबाद में मजदूरों के आंदोलन को जहां समाप्त किया, वहीं पहला चंपारण, खेड़न, अहमदाबाद समाप्त किया जा रहा है। वहीं जाते जाते उनका एक सफल जन जागरण का देश की जनता को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक आंदोलन, खिलाफत को कन्वर्ट कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के रूप में। तो चलें बढ़ें, अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आती बात, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहां हुई थी बच्चों? अभी अभी आप पढ़े, कहां हुई थी? 1945 में। उद्देश्य पुनः विश्व युद्ध के मुहाने पर न खड़ा हो, साफ सी बात, और आपसी सामंजस्य से उस हल सलूशन निकालना उद्देश्य है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित, कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत बार पूछे गए, ऐसे ही प्रश्न यहां रखे जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो चलें अगले प्रश्न को देखा जाए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? क्या प्रश्न है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में। कब की जा रही है? 1944 में की जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हो रही कब? 1944 में। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व का मंच, और पूरे विश्व मंच का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पिछड़े विकासशील देशों को आर्थिक मदद करना, उन्हें अग्रसरित करने के लिए एक मुद्रा कोष, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की जा रही है, वह स्थापना हो रही है 1944 में। कब की जा रही है? 1944 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? कार्न कानून समाप्त, जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है कृषि उत्पादकों में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध। तो कार्न कानून समाप्त करने का कारण क्या था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध के पीछे भी यह है कि इनके जो उत्पादक थे, उत्पादन में जो इनके खाद्य थे, पदार्थ थे, इन्हें इतने ज्यादा इनका महंगाई बढ़ गई थी कि ये उसका उपार्जन करने में अक्षम दिक्कतें महसूस करने रहे थे। और दिक्कत करने के लिए कानून जो बनाए थे, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और कानून समाप्त करने का परिणाम यह हुआ कि जो इनको भोग की सारी सामग्री आवश्यक थी, कानून के समाप्त होते ही उनके दाम कम हो गए। और उनके जब दाम कम हो गए तो आम आदमी, चाहे वह शहरी उद्योगपति हो, शहरी लोग, सभी के लिए वह आयात करना
खरीदना सस्ता हुआ, और खरीदने से सस्ता होने से उपभोक्ताओं का उपभोग का स्तर भी ऊंचा होने लगा। भाई अब सामान महंगा हो जाएगा, हर आदमी खरीद ले, ऐसा संभव नहीं। और कानून से महंगे वस्तुएं हो गई थी, महंगे हो गए थे, जहां सबको इस चीज को उपभोग में लाना असंभव सा महसूस हो रहा था। इस असंभव को समाप्त करने के लिए कानून को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और समाप्त होते ही आयात वस्तुएं सस्ती होने लगी, सस्ती होने का परिणाम होकर उसे आयात किया जाने लगा, आयात होने से उपभोक्ताओं का उपभोग का स्तर जो है वह ऊंचा होने लगा। तो कानून समाप्त होने का कारण क्या था, तो यह कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण था उद्योगपतियों और शहरी लोगों का इस कानून का पूरी तरह से बच्चों क्या किया गया, विरोध किया गया। क्या किया गया, विरोध किया गया। तो चलें अगले प्रश्नों पर एक बार पुनः जिक्र करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या, इस पर हम पुनः विचार करते हैं। (1944) में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वह अमेरिका में कहां हुआ था? अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां किया गया था? अमेरिका में। विकल्प में क्या क्या है बच्चों? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। लेकिन यह सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा था, पर्टिकुलर स्थान जानना चाहता है तो कहां आयोजित किया गया था? आयोजित किया गया था अमेरिका में। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? जरूर यह प्रश्न आपको दीर्घ में बताया जाएगा विस्तृत करके, लेकिन यहां पर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आर्थिक मंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। आर्थिक मंदन इतनी ज्यादा आई कि कृषि क्षेत्र में इतना ज्यादा अधिक उत्पादन हुआ जहां उसके दाम कम हो गए, और यह कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन से 1929 का आर्थिक मंदी के रूप में जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलिए। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित थी? ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में कहां स्थित थी? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इनमें से कोई नहीं। अब अभी तो आप कंफ्यूज होंगे, ब्रेटन वुड्स संस्था क्या है? निश्चित है कल हमारे दीर्घ उत्तरी में इसका संपूर्ण व्याख्या आपको मिलेगा, लेकिन यहां हमें केवल यह प्रश्न देखना है कि यह एक संस्था जो थी यह कहां स्थित थी। तो कहां स्थित थी? यह अमेरिका में। कहां बच्चों स्थित थी? अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स संस्था कहां स्थित थी? अमेरिका में। तो आज का प्रश्न हमारा कहां से? 1944 में ब्रिटेन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? पहली चीज वहीं आयोजित किया गया अमेरिका में। फिर देखिए इसी क्वेश्चन को रिवीजन पर ला रहा है। ब्रिटेन नामक संस्था निम्नलिखित कहां स्थित थी? प्रश्न देखें, 19 ब्रिटेन सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? वही था संस्था है अमेरिका में। फिर कह रहा ब्रिटेन नामक सम्मेलन कहां स्थित थी? तो कहां स्थित है? कहां स्थित थी? अमेरिका में। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? तो आर्थिक मंदी का मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्या था?
कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन ही यहां आर्थिक मंदी का मुख्य कारण था। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित कहां स्थित है? तो अमेरिका में। तो क्या चलें बच्चों अगले प्रश्नों को देखा जाए कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? तो कहने का मतलब इस ढंग से हमारे संपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। और जैसा कि हम लोग आज शुरुआत जो किए, आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये भी भारत में अनुबंधित मजदूर। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था मानव अधिकार दिवस से होते हुए अंतिम क्वेश्चन के बिंदु में आर्थिक महामंदी, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहां पर स्थित है, और लास्ट प्रश्न हमारा है 1944 में सम्मेलन और ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था। तो यह जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न यह तो हो गए। इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपको यह लगते होंगे ये है क्या, तो अगले टर्न पर कल हम लोग आपस में पुनः व्याख्या करेंगे कि यह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है कैसे, क्या हुआ था। तो चलें इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू।